डायबेक्सी में आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और वो सीरीज है केस स्टडीज की। आप अपना केस मुझे भेजिए और वो केस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आज हम एक केस लेते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। एक पेशेंट है जिनको 10 साल से डायबिटीज़ है और वो बहुत सारी टैबलेट्स अभी खा रहे हैं और उनका जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है वो 145-150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास रहता है और उनका पीपी ब्लड शुगर लेवल 250 के आसपास रहता है। बॉडी वेट उनका 62 केजी है, हाइट उनकी 5 फुट 6 इंच है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की शिकायत है, अदरवाइज और कुछ खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उनको। तो उन्होंने डायबेक्सी का चैनल देखा, यूट्यूब के वीडियोस देखे और उन्होंने अपना लो ग्लाइसेमिक लोड डाइट फॉलो करने का प्लान शुरू कर दिया। तो 3 महीने के बाद उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो उसमें काफ़ी चेंजेस आए। धीरे धीरे जैसे वो ग्लाइसेमिक लोड का उन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया अपनी लाइफ में फॉलो करना, तो उनकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट बंद हो गई और 3 महीने के अंदर उनका जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है वो 120 की रेंज में आ गया। पीपी ब्लड शुगर 2 घंटे के बाद खाने के वो 160 की रेंज में आ गया। HbA1c जो पहले 7.3 के आसपास रहता था वो 6.3 की रेंज में आ गया। तो पहले वो डायबिटिक वाली कैटेगरी में थे, अब वो प्री डायबिटिक वाली कैटेगरी में आ गए और 3 महीने में उनकी सारी दवाइयां बंद हो गई। अब वो कोई दवाई नहीं ले रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि 3 महीने में इतना रिजल्ट आ गया, अब दवाइयां नहीं चल रही हैं, तो 3 महीना और करके देखते हैं। तो 3 महीने सेम प्रोग्राम उन्होंने फॉलो किया, डाइट का ग्लाइसेमिक लोड फॉलो किया, पर वो 3 महीना फॉलो करने के बाद भी उनका HbA1c 6.3 की रेंज में ही रहा और उनका जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वही 120 के आसपास चलने लगा, 160, 155 उस रेंज में उनका पीपी चलने लगा। और उनका जो बॉडी वेट है पहले जो 62 केजी हुआ करता था, अब वो घट के 58 केजी आ गया और वो चाहते हैं कि अब उनका वेट लॉस ज़्यादा ना हो। HbA1c जो 6.3 की रेंज में ही चल रहा है, तो ये केस अब हम कैसे आगे सॉल्व करें। बॉडी का वेट लॉस भी हो रहा है और ये पेशेंट जो है प्री डायबिटिक वाली कंडीशन में आके अटक गया है। हम इसको डायबिटिक टू प्री डायबिटिक टू नॉन डायबिटिक उस स्टेज में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये प्री डायबिटिक की स्टेज में आके अटक गया है, वहां से इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो करें क्या? तो इस केस में सबसे पहला काम होता है कि सी पेप्टाइड का टेस्ट कराएं। सी पेप्टाइड के टेस्ट से हमें यह पता लगता है कि पैनक्रियाज की एफिशिएंसी कैसी है, वो कितना इंसुलिन बना रही है। तो जब हमने इनका सी पेप्टाइड टेस्ट कराया तो वो आया 0.9 नैनोग्राम पर ml। तो 0.9 मतलब कि ठीक ठीक सा इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये सी पेप्टाइड की वैल्यू 1.5 या 2 के आसपास रहती तो हम कहते कि भाई इंसुलिन जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन 1 के आसपास अगर वैल्यू रहती है तो इसका मतलब ठीक ठीक सा है, ना कम है ना ज़्यादा है। और ये अगर हम मानना चाहें तो कहें कि थोड़ा लोअर साइड में ही प्रोड्यूस हो रहा है। वो कैसे पता लग रहा है कि डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करने के बावजूद भी इनका HbA1c 6.3 से नीचे नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ग्लाइसेमिक लोड कम करने से तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, लेकिन सी पेप्टाइड इनका थोड़ा सा लोअर साइड में है। तो इस प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि आगे इसमें क्या करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इंसुलिन के बारे में समझें कि इंसुलिन का रोल क्या है बॉडी में। तो एक तो हम जानते हैं कि जब हम कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं पेट में जाके वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्लूकोज पेट से ब्लड में जाता है और ब्लड से सेल के अंदर वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होता, उसको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो इंसुलिन का काम क्या हो गया कि वो ब्लड में से शुगर को उठा के सेल के अंदर डाल दे रहा है। ये तो हमें आसानी से समझ में आ गया कि इंसुलिन का रोल क्या है, लेकिन ये तो सिर्फ एक रोल है उसका इंसुलिन का। इंसुलिन के बॉडी में और भी बहुत सारे रोल हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन। एनाबॉलिक हार्मोन का क्या मतलब होता है कि ये बॉडी में ग्रोथ को प्रमोट करता है। जहां पे भी नई सेल डिवीजन हो रही है
वहां पे ये हेल्प करता है। तो नई सेल डिवीजन, जैसे हम ये कहते हैं हमारी स्किन जो है 3 महीने में बदल के नई आ जाती है, पुरानी चली जाती है रिसाइकल होके। हड्डियां हमारी ऐसे 6 महीने में नई आ जाती है। ऐसे हमारा लीवर जो है वो 6 महीने में नया आ जाता है, रिसाइकल होती हैं सेल्स हमारी। हमारे पूरी बॉडी की सेल्स जो है ऑलमोस्ट साल 1.5 साल के अंदर सारी रिप्लेस होकर नई सेल्स आ जाती हैं। तो जो नई सेल्स का जो डेवलपमेंट है उसमें इंसुलिन का रोल है। बिना इंसुलिन हार्मोन के नया डेवलपमेंट नहीं होगा। और बड़ा मेजर रोल इसका आपको लीवर में दिखाई देगा। लीवर में जैसे फैट बनेगा तो जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, ट्राइग्लिसराइड्स बनता है, वो हमारे लीवर में बनता है और वो इंसुलिन की प्रेजेंस में बनता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल फैट नहीं बनेगा लीवर में। तो और ये लीवर फैट क्यों बना रहा है? जो भी हमारी नई सेल्स बनती हैं, जो सेल का जो आउटर कवर है, वो कवर, उसमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है उसको बनाने में। तो इसलिए लीवर वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है और उससे नई सेल जनरेट होती हैं। और कोलेस्ट्रॉल डेवलपमेंट में यहां पे इंसुलिन का रोल है। तो नई सेल बनाने में इंसुलिन का रोल हो गया। जो हमारी बॉडी में जो मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो भी इंसुलिन की प्रेजेंस में होता है। अगर इंसुलिन रहता है तो हमारा लीवर ग्लाइकोजन बनाता है और वो ग्लाइकोजन हमारी मसल में स्टोर होता है। और जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं और हमें फूड की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो जो ग्लाइकोजन है ये टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एनर्जी देता है। तो ग्लाइकोजन को बनाने के लिए भी हमें इंसुलिन की जरूरत है। और जो हमारा मसल डेवलप हो रहा है, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल डेवलप हो रहा है, तो मसल भी नई सेल डेवलप होनी है, मसल को स्ट्रांग बनना है। इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है, तो मसल डेवलपमेंट में इंसुलिन का रोल है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो आप सोचिए क्या होगा कि आदमी हड्डियों का ढांचा और उसके ऊपर ये समझ लीजिए कि आपने स्किन चढ़ा दी, ना मसल दिखेंगी ना फैट दिखेगा। तो बॉडी में जो फैट का जो स्टोरेज है वो भी इंसुलिन करता है। और जो फैट है वो हमारी बॉडी में कुशन का काम करता है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है तो उसके लिए कुशन चाहिए, तो वो कुशन फैट है और वो फैट हमारा लीवर बनाता है और वहां हमें इंसुलिन की जरूरत है। तो इंसुलिन का बहुत रोल है। इवन कि आप ब्रेन में देखिए, जो नई सेल्स ब्रेन की डेवलप होती हैं वहां इंसुलिन का रोल है। बिना इंसुलिन की प्रेजेंस के नया ब्रेन सेल डेवलप नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए कि बॉडी में जहां पे भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात हो रही है, बिना इंसुलिन के नहीं हो सकता। तो इंसुलिन को अब हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि इंसुलिन का एक रोल तो है कि वो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसके मैनेजमेंट में काम करता है, और दूसरा रोल, जो मेजर रोल है उसका, वो हमारी ग्रोथ में काम करता है बॉडी की। तो जो ये पेशेंट है, इनका जो इंसुलिन का प्रोडक्शन सी पेप्टाइड आया वो 0.9 आया, तो थोड़ा लोअर साइड में। इसका मतलब जो इनकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है वो सारा ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूटिलाइज हो जा रहा है, और जो खाने के बाद जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन कम पड़ जाता है इनके पास में। इस कारण ये प्री डायबिटिक रेंज में तो आ गए ग्लाइसेमिक लोड कम करके डाइट का, लेकिन नॉन डायबिटिक रेंज में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इनकी बीटा सेल 10 साल से जो ये गोलियां खाए जा रहे हैं उसके कारण इनकी पैनक्रियाज कमजोर हो गई है, बीटा सेल्स कम हो गई है, पैनक्रियाज की इंसुलिन प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई है। तो इसलिए प्री डायबिटिक रेंज में ये मेंटेन हो पा रहे हैं। तो एक तो सवाल ये है कि चलो प्री डायबिटिक रेंज है, क्यों ना ऐसे ही छोड़ दें, ऐसे ही चलता रहे। ये भी तरीका ठीक नहीं, ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि अच्छा चलो क्या हम गोलियां खाना शुरू कर दें, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं पैनक्रियाज में। देखिए 10 साल तक गोलियां खाने के बाद अब इनकी पैनक्रियाज कमजोर हो गई है, बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो गई हैं, अब ज्यादा इंसुलिन नहीं बना पा रहे। अब और इनको अगर हम गोलियां देंगे तो जो बची कुची बीटा सेल्स हैं वो भी खराब हो जाएंगी, तो वो भी कोई फायदे का सौदा नहीं नजर आता। अब तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इंसुलिन का इंजेक्शन देना। तो इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंसिस्टेंटली रहती है हमारी बॉडी में, मतलब कि 24 घंटे इंसुलिन प्रोड्यूस होता रहता है ताकि हमारे ब्लड में वो 5-6 यूनिट इंसुलिन मेंटेन रहता रहे, क्योंकि जो इंसुलिन है वो 24 घंटे रिपेयर, ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूटिलाइज होता रहता है। तो अगर हम बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन ले लें जो 24 घंटे में एक बार लगाना पड़ता है, तो जो हमारी 5-6 यूनिट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन पूरी कर देगा। और जब हम खाना खाते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, उस टाइम पे जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है वो पैनक्रियाज पूरी कर देगी। तो अगर हम
टैबलेट खाने की बजाय इंसुलिन का इंजेक्शन लेना चालू करें, जो कि हमें कंसिस्टेंटली इंसुलिन की सप्लाई देता रहे 24 घंटे, तो वो ज्यादा अच्छा आइडिया है। इस तरीके से आपकी पैनक्रियाज सेव हो जाएगी, क्योंकि 24 घंटे जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, जो उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है, वो तो हमने बाहर इंजेक्शन से ले लिया। अब पैनक्रियाज को इंसुलिन तभी बनाना है कि जब हम खाना खाते हैं और उसके बाद ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे बीटा सेल के ऊपर, पैनक्रियाज के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, उसको कम टाइम काम करना पड़ेगा। जब खाना आया बस तभी उसी टाइम उसको इंसुलिन बनाना है, तो उससे बीटा सेल्स को आराम मिलेगा। जो बीटा सेल्स में जो इन्फ्लामेशन हो गई है ना, बीटा सेल में जो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन के कारण बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उस बीटा सेल की इन्फ्लामेशन को कम करने में हमें मदद मिलेगी, क्योंकि हम उसका जो प्रोडक्शन का जो बर्डन है वो हम हटा दे रहे हैं, बाहर से हम इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं। और इस बीटा सेल की इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम एक एंटी इन्फ्लामेटरी डाइटरी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जो एंटी फ्लेम है। तो एंटी फ्लेम की एक गोली अगर हम रात को लेंगे तो वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में हमारी मदद करेगी। अगर हम ये रिवर्सॉल टैबलेट लेंगे, दिन में दोपहर में खाने के बाद एक रिवर्सॉल टैबलेट ले लें, तो हमारी पूरी की बॉडी की जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। हम अपने डाइट का ग्लाइसेमिक लोड भी रिड्यूस कर रहे हैं, तो डाइट का ग्लाइसेमिक लोड रिड्यूस किया हमने। रिवर्सॉल टैबलेट इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, जो एंटी फ्लेम टैबलेट है वो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हमने लिया, और बाहर से हमने इंसुलिन का इंजेक्शन लिया, ताकि जो हमारी 24 घंटे की ग्रोथ और डेवलपमेंट वाली रिक्वायरमेंट है वो इंसुलिन से वो पूरी हो जाए। तो अगर हम ये सिनेरियो मेंटेन करते हैं तो इनकी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट भी ठीक होगी, और अब ये जो नॉन डायबिटिक वाली रेंज में हमें जाना था वहां पे जाना पॉसिबल हो पाएगा। अब ये प्री डायबिटिक से नॉन डायबिटिक की जर्नी आसान हो जाएगी। अब इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो इनके लिए सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट वाली जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट थी वो हमने इंसुलिन के इंजेक्शन से पूरी कर दी। तो कभी ये ना सोचे कि जो इंसुलिन है वो बहुत बुरा है, इंसुलिन का इंजेक्शन बहुत बुरा है। कई आदमी इंसुलिन का इंजेक्शन अवॉइड करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इंसुलिन के इंजेक्शन की बजाय आप जो भी गोली खानी है वो गोली दे दो, लेकिन ये वाइज डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप गोलियां खाते रहेंगे तो आपकी जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज की वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इंसुलिन का इंजेक्शन ऐसे केस में ज्यादा एडवाइजेबल होता है। देखिए, डायबेक्सी का मिशन है कि हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना है, और ये पॉसिबल है नॉलेज और डिसिप्लिन की मदद से। तो इसीलिए डायबेक्सी आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आप डायबेक्सी की वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वो सर्विसेज वाला टैब है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपको बहुत सारी जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो आपको सारी वहां पे मिलेगी। तो रिवर्टिस प्रोग्राम है हमारा, रिवर्टिस 6 महीने का डायबिटीज रिवर्सल का प्रोग्राम है। यहाँ पे डाइटिशियन होती है, मेडिकल डॉक्टर होते हैं, यहाँ पे फिटनेस ट्रेनर होते हैं, एजुकेशनल वर्कशॉप होती हैं। तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी मदद मिलेगी, डे टू डे आपको सपोर्ट मिलेगा। और एक और बहुत बड़ा फायदा, आपको ऐसे लोगों का ग्रुप मिलेगा जो सब डायबिटीज रिवर्स कर रहे हैं, अपने डायबिटीज रिवर्सल का प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पे जो ग्रुप है वो ग्रुप भी आपको सपोर्ट करता है। तो डायबेक्सी से जुड़िए, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा आपको। थैंक यू।